हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज का जो टॉपिक है भारतीय कलाकार हैं जिन पर यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव था। तो यहाँ पर जो आज के टॉपिक में देखेंगे कि भारतीय कलाकार हैं कौन से प्रभाववाद के कलाकार हैं और कौन अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के अभी तक आप लोगों ने यूरोप में पढ़ा था कि यूरोप में प्रभाववादी कलाकार कौन है और अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। आज तो हमारा ये दो टॉपिक है। इसके बाद भी आपको मैं करा दूंगी घनवाद के हैं, घनवाद के करा दूंगी। अभी आपका तांत्रिक कलाकार रह गए हैं, उनको भी करा दूंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका सिर्फ प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद है। ये दो टॉपिक हैं, ये ज़्यादा आपकी बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है। आप उसको पूरा वीडियो देखिएगा और आपको ये जो टॉपिक है हर एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट है। ये कोई नहीं अलग से एक्स्ट्रा बनाया जाता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। सारा एग्ज़ाम का मतलब लगभग सब एक जैसा होता है। तो ये टॉपिक आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता देते हैं कि अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है 8:30 वाली क्लास, तो आपको बता देते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की क्लास चलती है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको समझिएगा। यहाँ पे विद पिक्चर्स के साथ आपको बताया जाएगा, एकदम फुल डिटेल्स के साथ बताएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है, सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भारतीय कलाकार पर यहाँ पर यूरोपीय प्रवृत्ति का जो प्रभाव था। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे कलाकार थे जिन पर यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय कलाकारों पर यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव था तो वो कौन सा था। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी शैली आई हैं, उन पर कौन कौन सी धाराएं थीं जिन पर यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा है भारतीय कलाकारों पर। तो ये है भारतीय कलाकार, इनके बारे में देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि यूरोपीय प्रवृत्ति का जो प्रभाव था तो कौन कौन से प्रभाव थे। प्रभाववाद, फौवाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद, अति यथार्थवाद। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो प्रभाववाद प्रवृत्ति है वो कैसे शुरू हुई और कौन से कलाकार थे और कहाँ से इसका अंत हुआ। ठीक है, तो ये देखेंगे और कौन कौन से कलाकार थे। उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं उसके बारे में बताएंगे कि कौन सी पिक्चर्स थी, कैसा प्रभाव था, कौन से बाद में किसका कैसा विषय था। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कलाकार हैं अभिव्यंजनावाद के। फिर नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पर कलाकारों में किसकी पेंटिंग में कौन सा प्रभाववाद का देखने को मिलता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से। तो ये तो हो गया, आपको बताना था कि हम क्या क्या आज का जो टॉपिक है वो पढ़ाने वाले हैं। अब हम स्टार्टिंग में बढ़ते हैं भारतीय कलाकारों पर यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव। तो पहले हम देखते हैं कि देखो विश्व की जो आधुनिक कला है, जो विश्व की, यहाँ पे सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा है ना ही यूरोप की बात कर रहा है, ये ओवरऑल की बात कर रहा है। विश्व की जो आधुनिक कला है जो 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि कहने का मतलब है कि 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी, स्टार्टिंग ही हुई थी, तो उस टाइम में यहाँ पर यूरोपीय कला का आंदोलन शुरू हुआ गया था। और यहाँ पर इससे भारतीय जो कलाकार थे उन पर प्रभाव पड़ा था यूरोपीय प्रवृत्ति का। ठीक है, तो इसका पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय कला पद्धति पर भारतीय कला को प्रभावित कर रही थी। जो यूरोपीय कला मतलब कहीं ना कहीं भारतीय कला को भी प्रभावित कर रही थी। और इसी समय दो धाराएं भारत में आई। अब कौन कौन सी आई थी भारत में, तो यहाँ पर उसको देखते हैं। जो देखो भारतीय कला पर जो मतलब भारतीय कला जो थी, यहाँ पर कौन कौन सी धाराएं विकसित हुई। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था 19वीं, देखो यूरोप में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, 19वीं शताब्दी में 4 धाराएं विकसित हुई थी। पढ़ा था ना आप लोगों ने, पढ़ा था कि यहाँ पे नवशास्त्रीयवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद, ये सब पढ़ा था ना आप लोगों ने। उसी टाइम में ही यही ऐसा था। तो वही चीज़ कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पर दो कलाएं धाराएं जो हैं विकसित हुई थी भारत में। तो पहली है यूरोपीय कला शैली में तकनीक का प्रभाव और दूसरी है इसके विपरीत बंगाल शैली का प्रादुर्भाव। और यहाँ पर देखो इतना जो है ये जो इसका फ़ायदा इसमें जो उठाया है यूरोपीय कलाकार जो है, यूरोपीय प्रवृत्ति का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा उठाया है वो किसने उठाया था, यूरोपीय कला शैली एवं तकनीक का प्रभाव था। यानी कि जिसमें थे कौन, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, ये सब थे जिनमें इन्होंने ये फ़ायदा उठाया। इसके विपरीत बंगाल शैली का इधर प्रादुर्भाव था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कोई भी इतना प्रभाव नहीं था बंगाल स्कूल वाले जो थे उनका।
ठीक है। इसका जो है यूरोपीय कला शैली की जो तकनीक और प्रभाव थी वो हमें ज़्यादातर यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव उसमें देखने को मिल जाता है। अब ऐसे समय में यहाँ पर कौन से कलाकार थे, तो ऐसे समय में रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर और अमृता शेरगिल और यामिनी राय और जॉर्ज कीट और निकोलस रोरिक। तो ये तो हो गए इनके कलाकार जिन पर यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव था, और इसी कलाकारों में भारतीय कला में भविष्य की पृष्ठभूमि निर्मित करने का प्रयास करा, यानी कि जो आगे बढ़ाया, और उसी से ही इन्होंने आगे बढ़ाया था। जैसे जो कलाकार हैं, ये जो आप देख रहे हैं जो ग्रीन पेन से लिखा है, यही जो है कलाकार, इन्होंने ही अपने भविष्य की पृष्ठभूमि निर्मित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यूरोपीय प्रवृत्ति का जो प्रभाव था वो कौन कौन से प्रभाव थे। अब यहाँ पर ये देखते हैं, देखो यूरोपीय प्रवृत्ति का जो प्रभाव था तो वो कैसा प्रभाव था, तो मतलब कौन कौन से प्रभाव आए ये देखते हैं। तो यहाँ पे है कि यूरोपीय अकादमिक पद्धति के शास्त्रीयवाद के पश्चात 1920 ईस्वी के लगभग यूरोपीय कला प्रवृत्ति जो है, यहाँ पे प्रवृत्तियाँ थी, ये एक कट कर लेना, थोड़ा सा 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी थी, ठीक है, कौन सी शास्त्रीयवाद के पश्चात की बात कर रहा है, यानी कि 20वीं शताब्दी के लगभग यूरोपीय कला में प्रवृत्ति आई। अब कौन कौन सी थी, तो पहला है प्रभाववाद जो हम आज पढ़ेंगे, फाववाद के भी कलाकार पढ़ेंगे, और है नेक्स्ट अभिव्यंजनावाद, ये हम आपको आज पढ़ाएंगे जो आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो प्रभाववाद का जो समय है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि चरमोत्कर्ष जो हुआ है वो कब हुआ है, 1870 से 1880 के बीच में यहाँ पर चरमोत्कर्ष का समय था, जो इसको प्रभाववाद का क्या कहते हैं, इम्प्रेशनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो एक फाववाद है यानी कि फाविज्म, इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, तो पता है 1905 से लेकर 1905, मतलब 1905 में ही यहाँ पर इसका समय था, ये भी इसका स्टार्टिंग का जो मतलब चरमोत्कर्ष का। तो ये हो गया फाववाद का। अभिव्यंजनावाद है, इसका चाहे तो आप लोग टाइम पीरियड वैसे भी यूरोप में मैंने पढ़ा ही रखा है, तो आप लोग को पता ही होगा कि कौन सा चरमोत्कर्ष का टाइम था, कौन सा स्टार्टिंग का था। तो ये है जर्मनी में, ये फ्रांस में फाववाद, और ये जर्मनी में। और घनवाद हम देखेंगे, घनवाद यानी कि क्यूबिज्म। तो क्यूबिज्म, ये अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, प्रोनाउंशिएट भी कर देता है, तो इसको हिंदी इंग्लिश आप लोग ज़रूर दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि घनवाद और अमूर्त कला, तो 1907 से लेकर 1925 ईस्वी में ये इसका टाइम था घनवाद और अमूर्त कला का। नेक्स्ट देखेंगे अति यथार्थवाद, जिसमें 1921 से 42 ईस्वी, जो कहाँ पर, फ्रांस में। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं जो आज का टॉपिक है, हम आपको आज 3 पढ़ाने वाले हैं, प्रभाववाद, फाववाद और अभिव्यंजनावाद, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको डे पढ़ाएंगे यहाँ पर घनवाद, अमूर्त कला, अति यथार्थवाद एंड तंत्र कला, ये आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज को हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा जो आपको बताया है। तो यहाँ पर ऊपर दिए गए यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव भारतीय कला पर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रभाववादी प्रवृत्ति जो है, अब हम किसकी स्टार्टिंग पर आ गए हैं, प्रभाववाद की आ रहे हैं। तो प्रभाववाद के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे कलाकार थे जिन पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा। तो पहले देखते हैं प्रभाववाद प्रवृत्ति। शास्त्रीय कला के पश्चात यूरोपीय कला का महत्वपूर्ण कला आंदोलन क्या था, प्रभाववाद था। क्या था, प्रभाववाद था। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो फ्रांस में 1872 में क्लोद मोने ने स्टार्ट किया था। तो जो मोने हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, माने पढ़ा होगा, माने मोने जो भी हैं, ठीक है, एडवर्ड माने मोने, क्लोद मोने। तो यहाँ पर क्लोद मोने ने यहाँ पर 1872 में इन्होंने प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रभाववाद प्रवृत्ति का सर्वप्रथम ग्लेडस्टोन सोलोमन, इन्होंने स्टार्ट किया था। जो प्रभाववाद प्रवृत्ति का सर्वप्रथम यहाँ पे किसने दिया था, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के क्या हैं, निदेशक हैं। तो यहाँ पे प्रभाववाद प्रवृत्ति का सर्वप्रथम जो इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है, तो किसने किया था, ग्लेडस्टोन सोलोमन ने दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है इनका विषय क्या है, जो प्रभाववाद का विषय बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस समय दृश्य चित्रण पर प्रभाववादी प्रभाव दृष्टिगत होता है, जिनमें आमिश्रित रंगों का प्रयोग
प्रकाश की क्रीड़ा का चित्रण, काले भूरे रंगों की कमी व स्थिर जीवन आदि महत्वपूर्ण विशेषताएं रहीं। अब देखो, इसका ये तो आप लोग ने पॉइंट पूरा पढ़ लिया। अब इसका कहने का मतलब क्या है? जो प्रभाववाद जो थी, कौन सी? प्रभाववाद। जो प्रभाववाद था उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या सब्जेक्ट देखने को मिलता है? वो सब्जेक्ट देखने को मिलता है आपका यहाँ पर दृश्य चित्रण। ये आपको याद रखना है कि जो प्रभाववाद शुरू हुआ है, जिनके कलाकार दृश्य चित्रण जो बनाए हैं, उन पर प्रभाववाद का प्रभाव आपको देखने को मिल जाता है। अब इनमें से ऐसा नहीं कि सब लैंडस्केप बना रहे हैं तो उन पर कहने का यहाँ पर मिलता है कि जो दृश्य चित्रण में जो जिन्होंने दिखाया है, जैसे कि रंग का प्रयोग, प्रकाश की क्रीड़ा तथा प्रकाश की क्रीड़ा का चित्रण और काले भूरे रंगों की इसमें कमी दिखाई है, जो यानी कि एकदम कंट्रास्ट, जो एकदम वो कलर होते हैं रियलिस्टिक वाले, ये कह सकते हैं, जो बिल्कुल एकदम जो एटमॉस्फेयर को दिखाएं, जो पूरे उसको दिखाएं कि वातावरण को दिखाएं, वही चीज़ इनमें दिखाया गया है। कि क्योंकि काला भूरा तो होता नहीं है, तो ये चीज़ ना दिखाकर इन्होंने एक और स्थिर जीवन, ठीक है, तो इसी की ही यहाँ पर विशेषता मानी है। तो जैसे कि आप लोगों ने प्रभाववाद में पढ़ा था, जैसे कि जैसा एटमॉस्फेयर होता है वैसे ही उसके कलर्स भी उन्होंने पेंटिंग्स में दिखाए हैं, बिल्कुल सेम वही प्रभाववाद ये भी है। ऐसे ही हमारे कलाकार थे, हमारे भारतीय कलाकार हैं, वो भी ऐसे थे। तो उन्होंने भी अपने जो चित्रकारी करी है, उन्होंने भी यही प्रभाव दिखाया है जो प्रभाववाद के हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कलाकार थे। तो नेक्स्ट है यूरोप में यह आंदोलन। अब हम देखो, अब क्या पढ़ते हैं, अभी आप लोगों ने प्रभाववाद पढ़ा, अब प्रभाववाद में यही आंदोलन जो था आगे चलकर क्या था, नव प्रभाववाद में परिणत हुआ, जिसमें आमिश्रित रंगों के बिंदुओं के रूप में लगाया गया। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रभाववाद में पढ़ा था जो रंगों का प्रभाव पढ़ा था, ये सब पढ़ा था ना आप लोगों ने। अब ये क्या है कि नव प्रभाववाद में ये आगे चलकर क्या हुआ, आमिश्रित रंगों के बिंदुओं को रूप में लगाया जाने वाला। अब इसमें कौन था आगे? इसमें थे कौन? नव प्रभाववाद के जो सबसे पहले जो प्रयोग करा है वो कौन है? एन.एस. बेंद्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि एन.एस. बेंद्रे हैं कौन से वाद के कलाकार हैं, या कौन से किस आंदोलन से प्रभावित थे, या कौन से यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इन्होंने नव प्रभाववाद का प्रयोग करा है कहाँ पर? भारत में करा है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नव प्रभाववाद का वेस्टर्न में किसने शुरू करा है, ये बताइएगा। तो यहाँ पे चलिए भारत की पहले बात करते हैं। तो भारत में एन.एस. बेंद्रे द्वारा यहाँ पर किया गया था। एन.एस. बेंद्रे का टाइम पीरियड कितना है? तो 1930 से लेकर 1940 के मध्य है इनका एन.एस. बेंद्रे का टाइम पीरियड। तो यहाँ पर देखो, एन.एस. बेंद्रे के हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं जो आपका नव प्रभाववाद का देखने को मिल जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए बनारस में, हरिद्वार, कश्मीर और इंदौर, इनके स्थानों के चित्रित दृश्य चित्रों में किया गया है। तो यहाँ पर देखो, एन.एस. बेंद्रे की एक पेंटिंग आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये देखो पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये है एन.एस. बेंद्रे की। एन.एस. बेंद्रे में यहाँ पर जैसे कि कोई भी बिंदुओं से दिखाया गया है, यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है, तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ दिखाया है कि मतलब नव प्रभाववाद में उन्होंने ये चीज़ दिखाया है, ये चीज़, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है इनकी पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है। ये बनारस वाला था जो अभी पिक्चर दिखाई थी, वो बनारस का सीरीज़ है। तो ये हरिद्वार, कश्मीर, इंदौर, इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हैं जो आपको यहाँ पे नव प्रभाववाद का प्रभाव देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अन्य में कौन कौन है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कौन सा एक कलाकार पढ़ा है? एन.एस. बेंद्रे जो पढ़े हैं, जो नव प्रभाववाद के कलाकार हैं। इसके अलावा कौन कौन कलाकार हैं? जैसे कि निकोलस रोरिक हैं, सैयद हैदर रज़ा है, रणवीर सिंह बिष्ट हैं, राम कुमार हैं एंड प्रहलाद ए डोड है। तो ये तो हो गए आपके कलाकार। ऐसे ही जैसे निकोलस रोरिक की पेंटिंग है, आप लोग इनकी ही पेंटिंग में भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रंगों की चमक देख सकते हैं, रंगों का प्रभाव देख सकते हैं, यही चीज़ है यहीं पर, मतलब प्रभाववाद का इन्होंने ये चीज़ बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मूर्तिकार में कौन कौन है। तो मूर्तिकार में एक है यहाँ पर डी.पी. राय चौधरी, जो यहाँ पर किसके बाद के हो जाएंगे? प्रभाववाद के हो जाएंगे, ठीक है, प्रभाववाद। तो यहाँ पर ये जो मूर्तिकार है कौन? डी.पी. राय चौधरी। डी.पी. राय चौधरी जो है अगस्ट रॉडिन,
अगस्ट रॉडिन का यहाँ पर टाइम पीरियड दिया है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं। उनसे प्रभावित होकर यूरोपीय विचार का संश्लेषण किया, यानी कि डीपी राय चौधरी जो है किससे प्रभावित थे, अगस्ट रॉडिन से प्रभाव थे, और इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने इन पर यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव आ गया। और कौन सी यूरोपीय प्रवृत्ति का प्रभाव आया है, तो प्रभाववाद का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर नहीं, अभिव्यंजनावाद देखते हैं। इतना समझ में आ गया, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सभी कि जो आपको प्रभाववाद समझ में आया है या नहीं। और जितने भी आपको बताया है कि यहाँ पर जितने भी आपको कलाकार यहाँ पर दिख रहे हैं, सब आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि डीपी राय चौधरी हैं, सैयद हैदर रज़ा, रणवीर सिंह बिष्ट, राम कुमार, प्रहलाद एडोल एंड निकोलस रोरिक और एनएस बेंद्रे। ये सब आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो मैं बता रही हूँ उसको आप लोग एकदम पक्का सा याद कर लेना कि दिमाग से कभी निकले ही ना। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। और एक है यहाँ पर, ये पॉइंट भी ज़रूर याद रखिएगा, गैलस्टोन सोलोमन वाला, ये भी याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अभिव्यंजनावाद, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, फिर इसके बाद क्लास फिनिश भी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि अभिव्यंजनावाद और फॉववाद प्रवृत्ति, यहाँ पर हम दोनों देखेंगे। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, प्रभाववाद और नव प्रभाववाद, जो आप लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि अभिव्यंजनावाद तथा फॉववाद प्रवृत्ति जो देखते हैं। तो यहाँ पर इसके प्रथम चित्रकार जर्मनी के चित्रकार कौन थे, एडवर्ड मुंक थे। अभी तक आप लोगों ने प्रभाववाद में क्या पढ़ा था, एडवर्ड क्लोद मोने पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर अभिव्यंजनावाद के पढ़ेंगे। जो इसके जर्मनी के चित्रकार कौन है, प्रथम चित्रकार एडवर्ड मुंक हैं, जिनका टाइम पीरियड यहाँ पर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं एडवर्ड मुंक है। यहाँ पर टाइम देख लीजिएगा। ये प्रवृत्ति फ्रांस में फॉववाद के नाम से हेनरी मातिस ने प्रारंभ करी। जिस तरीके से प्रभाववाद में जैसे दृश्य चित्र था, रंगों का प्रभाव था, वहाँ पर ये चीज़ दिखाया गया था, और वो आगे चलकर नव प्रभाववाद में प्रवृत्त हो गया, मतलब नव प्रभाववाद में बदल गया, मतलब वो बिंदु से करने लगे। अब ऐसे ही यही है, अभिव्यंजनावाद भी है। अब यही अभिव्यंजनावाद जो है वो प्रवृत्ति जो है अब फ्रांस में, मतलब जो फ्रांस में फॉववाद के नाम से जाना जाने लगा। और इसके जो जनक हैं या इसको शुरुआत करने वाले वो कौन है, हेनरी मातिस है, जिनका टाइम पीरियड है 1869 से लेकर 1954 ईस्वी है। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रारंभ करी। अब हम देखते हैं कि अभिव्यंजनावाद के जो विषय हैं वो कौन कौन से विषय हैं। तो इसमें विषय वस्तु तथा रूपात्मक तत्वों, यानी कि जो तत्व हैं आप लोगों ने पढ़े हैं ना, रूपात्मक तत्व जो है सब पढ़े होंगे तत्वों को। तो ये जो तत्व हैं उसी की अभिव्यंजना को इन्होंने महत्व दिया है, किसमें, अभिव्यंजनावाद में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय कलाकार कौन है। अब भारतीय कलाकार से मिलते हैं जो अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। देखो, भारत में यह प्रवृत्ति की चित्रकला और मूर्तिकला में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यहाँ पर जैसे कि प्रभाववाद में भी था, मूर्तिकार थे, चित्रकला दोनों ही थे। ऐसे ही यहाँ पर ये है अतियथार्थवाद में तो दोनों ही, वहाँ पर तो मुख्य रूप से वहाँ से एक ही कलाकार था, यहाँ पर मुख्य रूप से दोनों में ही देखी जाती है। तो कुछ यहाँ पर मूर्तिकार भी हैं, मतलब मूर्तिकार और चित्रकार दोनों ही हैं कलाकार। तो यहाँ पर ये तो हो गए, जैसे कि राम किंकर बैज हैं, तो राम किंकर की बैज की यहाँ पर चित्रकला और मूर्ति में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। नेक्स्ट है भारत में जो है फॉववादी। भारत में जो फॉववादी कला से प्रेरणा लेने वाले कौन है, शैलोज मुखर्जी रहे हैं। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि जो भारतीय कलाकार हैं, अभी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अभिव्यंजनावाद की बात कर रहे हैं। तो अभिव्यंजनावाद के जो कलाकार हैं वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे राम किंकर बैज हो जाएंगे। और ये भी कह सकते हैं कि राम किंकर बैज में यहाँ पर जो देखने को मिलता है फॉववाद का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। इवन यहाँ पर शैलोज मुखर्जी में भी देखने को मिलता है। भारत में फॉववादी कला से प्रेरणा लेने वाले जो कलाकार हैं वो कौन है, शैलोज मुखर्जी रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब इसमें कलाकार कौन कौन से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रभाववाद का बहुत पूछा जाता है कि कौन से कलाकार हैं, कौन से कलाकार नहीं हैं, तो आप लोग बहुत आसान से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स भी लगा रखी हैं, तो यहाँ पर उसको देखिएगा। तो इनको सबसे पहले आपको बता देते हैं, पहले पिक्चर्स दिखा देते हैं। देखो, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर्स ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर आपको पूरी दिख रही होगी, इस टाइम में दिख रही है ना, ये पूरी पिक्चर दिख रही होगी। ये है पिक्चर ब्रूडिंग है। ये पिक्चर किसकी है,
ये पिक्चर है ब्रूडिंग, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बर्थ ऑफ पोइट्री, यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है, अभिव्यंजनावाद देखने को मिलता है और फॉरवर्ड का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बर्थ ऑफ पोइट्री। बर्थ ऑफ पोइट्री ये किसकी है, सभी लोग जानते हैं, किसकी हो जाएगी, के हैबर की हो जाएगी। और के हैबर की ये जो पेंटिंग है, आप लोग को यहाँ पर ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा है ना, ये हैंड बना हुआ है, सब लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ये है कविता का जन्म, बर्थ ऑफ पोइट्री है, के हैबर की है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा फॉरवर्ड का प्रभाव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये है, ये बना है ऑफसेट ऑन पेपर, इसका जो मीडियम है ऑफसेट ऑन पेपर है, इसकी थीम है एब्स्ट्रैक्ट में बना है और नेम है के हैबर है, ठीक है। तो ये तो सब कुछ आपको बता दिया है, तो आप लोग उसको देखिएगा। कविता मैंने मुर्गे की लड़ाई इसलिए लगाई, मुर्गे की लड़ाई में भी देखने को मिलता है यहाँ पर, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पिक्चर देख रखी है, तो मैंने सोचा कि कविता का जन्म लगा दिया जाए। ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये कौन से हैं, पोमेंट डॉलर्स हैं, ठीक है। ये कौन सी है, पोमेंट डॉलर्स, ने दूसरे कलर से लिख देती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी आप लोग ये पिक्चर देख रहे होंगे, समझ रहे हैं किसकी है, ये के.सी.एस. पनिक्कर की है, किसकी है, के.सी.एस. पनिक्कर की हो जाएगी। ये तो के.सी.एस. पनिक्कर की है और इसका जो नाम है पेवमेंट जो है, मैं देखो आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिख रही हूँ, ठीक है। तो पेवमेंट ये है ड्वेलर्स, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ड्वेलर्स हो जाएगी, ठीक है, यानी कि फुटपाथ निवासी, ये जो है फुटपाथ निवासी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिक्चर देख सकते हैं जो आपका कहाँ पर बनाया, मतलब कौन से विषय पर बनाया गया था, यहाँ पे वर्ल्ड वार सेकेंड यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का। तो ये तो हो गया है। नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पर लिख भी रखा है के.सी.एस. पनिक्कर की, जो अभी आप लोग पिक्चर देख रहे थे ना, ये है, ये पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, पोमेंट डॉलर्स है। मैंने सोचा ये पेन चल क्यों नहीं रहा है, पेन चलेगा कहाँ से, कलर ही सेम है। तो यहाँ पर ये हो गया है, तो ये है पोमेंट डॉलर्स है, वर्ल्ड वार सेकेंड, ईयर कौन सा है, 1950 है। और साइज़ इतना मेंशन नहीं करता है, तो साइज़ आप चाहे तो याद कर सके, चाहे तो नहीं। बाकी मीडियम कौन सा है, मीडियम है ये वाटर कलर ऑन पेपर है। वैसे इतना बताने का इसमें मकसद नहीं था कि इसका मीडियम, मैंने सोचा एक पिक्चर आ गई है तो इसके पिक्चर के बारे में बता दो, कम से कम आपको साथ साथ में लर्न भी हो जाएगा। तो ये है पिक्चर शैलोज मुखर्जी की, यहाँ पर पेवमेंट डॉलर्स जो फुटपाथ निवासी। तो ये जो पिक्चर है आपको इनकी पिक्चर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर अव्यंजनावाद प्रभाव देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है पोमेंट डॉलर्स, ये है, ये तो हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टाउन है, ये टाउन है, टाउन किसकी हो जाएगी पता है ना, राम कुमार की। तो आप लोग देख सकते हैं ये टाउन पिक्चर है, ये टाउन पिक्चर है, किसकी है, राम कुमार की है। ये भी आपको यहाँ पर इस पर प्रभाव देखने को मिल जाता है राम कुमार की चित्रों पर। तो ये है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है माँ और बच्चा, जिसका है नंदलाल बोस, ये नंदलाल बोस की पिक्चर है। तो ये हो जाएगी माँ और बच्चा, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट तो ये तो आपका करा ही दिया है, बर्थ ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है, देखो ये पिक्चर आप लोग को दिख रही होगी, ये है नारंगी अनावृत है, यानी कि ऑरेंज न्यूड पिक्चर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो किसकी है, शैलोज मुखर्जी की। ये तो हो गई है, आप लोगों की सब पूरी पिक्चर हो गई है जो इन लोगों ने बनाई। और यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि किसका कैसा प्रभाव है, जिसके कारण इसे किस में रखा गया है, यहाँ पर फॉरवर्ड और अति यथार्थवाद में, अभिव्यंजनावाद में रखा गया है, ठीक है। तो किस में रखा गया है, अभिव्यंजनावाद में। अब अभिव्यंजनावाद के यहाँ पर कलाकार भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं, शैली सिंगर, लीलन बंधु और प्रोफेसर वॉल्टर और लैंगहैमर, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहैमर।
तो इसको याद रखिएगा। रविंद्रनाथ का ब्रूडिंग में जो आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई थी, राम किंकर बैज, इसका यहाँ पर वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा मात्रा तुका राम किंकर बैज, इसके में है, मतलब इनके में है सतीश गुजराल डेसोलेशन, ये अभी आपको मैंने दिखाया था डेसोलेशन का, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है KCS पनिक्कर, यानी कि पोमेंट ज्वेलर्स लिख गया है, ड्वेलर्स इसको कर लीजिएगा ड्वेलर्स, ठीक है, यानी कि फुटपाथ निवासी, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। तो राम कुमार टाउन जो अभी आपको मैंने पिक्चर्स दिखाई ही थी, तो ये सब इनके पिक्चर हैं, तो याद रखिएगा कौन से कलाकार हैं कौन से कलाकार नहीं। एक है यहाँ पर FN सूजा, यानी कि बार्सिलोना में आपको देखने को मिलता है, और नंदलाल बोस हैं, तो नंदलाल बोस का माँ और बच्चा जो अभी आपने देखा था, अकबर पदमसी का नारंगी अनावृत, ये भी आपने पिक्चर देखी थी, शैलोज मुखर्जी की वन में श्रृंगार, GR संतोष लेटी अनावृत है, के हैबरकर कविता का जन्म, जो अभी आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई। इसके अलावा और भी पिक्चर्स के बारे में बता देती हूँ यहाँ पर, टाउन, और ये तो हो गया है, एक है ये भी पिक्चर हो गई है नारंगी अनावृत, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये वाली पिक्चर भी देख लेते हैं, ये है वन में श्रृंगार, सब लोग समझ रहे हैं वन में श्रृंगार किसकी है, शैलोज मुखर्जी की, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी भी पिक्चर में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर ये बार्सिलोना, ठीक है, विस्टा ए ला सियुदाद डे बार्सिलोना, जो 1968 में ये बनाया हुआ है, मतलब कैनवास पर एक्रेलिक। तो ये तो आपने पिक्चर देख ली है यहाँ पर डेजोलेशन। तो यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं आप लोग को अब समझ में आ गया, देखो पिक्चर दिखा देंगे तो आप लोग को खुद भी समझ में आएगा कि कैसी पिक्चर्स करते हैं। यहाँ पे पूरा मतलब फाओबाद आप लोग जानते हैं कैसा होता है कि एकदम जंगली हैवान, यानी कि बिल्कुल एकदम कैसे भी कलर कर दो, कैसे भी उठा के कैसे भी उसको ऐसे ऐसे कलर कर दो, है ना, ये हो गया फाओबाद का हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, इन्होंने ये चीज़ दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो पिक्चर हो गई फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है, विस्टा आला सिडाड डे बार्सिलोना, जो 1968 में बनाया है, कैनवास पर एक्रेलिक से बनाया है, ठीक है। तो ये तो हो गई पिक्चर, और बाकी वन में श्रृंगार है, तो वन में श्रृंगार कर रहे नहीं, बाकी ये नारंगी अनावृत है जो अकबर पदमसी का है, और बाकी ये है बर्थ ऑफ पोइट्री कविता का जन्म के हैबर, बाकी ये है माँ और शिशु नंदलाल बोस, और ये है टाउन है, तो टाउन किसका हो जाएगा, राम कुमार का हो जाएगा। और बाकी ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये पोमेंट ड्वेलर्स है, ये फुटपाथ निवासी, ये आप लोग देख सकते हैं जो किसकी है, KCS पनिक्कर की है। बाकी ये कविता का जन्म बता ही दिया है। बाकी ये ब्रूडिंग है जो किसकी हो जाएगी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इतने सारे कलाकार हैं, मैंने आपको सब पिक्चर दिखा दिया है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर मिल सके, और ऐसा मैटर मिल सके कि ताकि आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाए। तो ये तो रही आपकी पूरी क्लास। बाकी जो आपका जो टॉपिक बचा है प्रभाववाद तो हो चुका है, और कौन सा हो चुका है आपका अविंजनावाद। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे जो है अति यथार्थवाद पढ़ेंगे, तांत्रिकवाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 टॉपिक हैं, 2-3 टॉपिक है, तो उसको भी आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और हो सके तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आपकी यहीं पर क्लास फिनिश होती है, तो जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये तो आपका है, बाकी जो टॉपिक बचे हैं वो भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर कोई किसी को डाउट है तब भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग डाउट बताएंगे। अगर देखो मेरे पास सबके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन भी पूछ सकती है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो आपको मैं पूरा डिटेल्स में पूरा बता दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, कन्फ्यूज़न होता है कि ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, मैं उसको कोशिश पूरी करूँगी कि आपको तुरंत मैसेज का रिप्लाई करूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, मैं जब भी देखती हूँ ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, ज़रूर, ठीक है। तो चलिए, तो आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मतलब जो है आपका मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छी से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, और क्या ही है, बस यही करना है, बस पढ़ना है, जल्दी से सक्सेस हो जाइएगा, फिर जल्दी से बताइएगा कि सिलेक्शन हो गया।
चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, अगेन थैंक यू।